हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बीपीएससी की रिगार्डिंग जो 67th का है उसके लिए जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करने की बात की थी वो आज स्टार्ट करी जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार एक समग्र अध्ययन, वहाँ से आपको जो है महेश कुमार बर्णवाल जी के द्वारा लिखी गई बुक है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। इसमें से आपको क्वेश्चंस बिहार के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को जो मिलते हैं वो आपको यहाँ से अच्छे से मतलब कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इसका पहला अध्याय है बिहार एक परिचय। यहाँ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो टॉपिक आपको कराए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी 67 प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होगा या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, और जैसा कि ये वीडियो वगैरह आ रही है उसके बाद साथ साथ में पैरेलल आपके लिए जो है वो जो क्वेश्चन है घटना चक्र का क्वेश्चन का है उसका आपको हल जो प्रश्न होता है उसकी भी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े। और इनके लिए आज से प्री के लिए अलग एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जा रहा है। वहाँ पे आपको इससे इनकी सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है तो सारे पीडीएफ वहाँ मिलेंगी। और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में एकदम देखने को मिलेंगे बीपीएससी 67th में भी, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चैनल के साथ जो भी नए अब स्टूडेंट आ रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब से ज़रूर कर लें। ठीक है, मेंस के लिए हमारा एक प्रोग्राम पहले से चल रहा है, उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं वो कवर कराए जा रहे हैं जो कि मेंस 66 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और 67th के लिए भी। तो सबसे पहले उनको भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे टेलीग्राम पे जो चैनल प्रोवाइड किया गया है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उनमें सारी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड की गई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अध्याय 1 से हम आज शुरुआत करते हैं जो कि महेश कुमार बर्णवाल जी के द्वारा लिखी गई है, बिहार एक समग्र अध्ययन। और जैसा कि हमने आपको बताया पैरेलली एक चीज़ चलेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी में आए हुए सारे सब्जेक्ट वाइज करवाए जाएंगे। तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएँ। और न्यूली मेड आपके लिए बनाया जाएगा आज टेलीग्राम ग्रुप जो कि बीपीएससी प्री के लिए डेडिकेटेड होगा। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएँ। जिनको भी लगता है कि हाँ उनको परेशानी हो रही है पढ़ने में, दिक्कत में, सारे चीज़ आपको वहाँ पर कवर कराए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको टेस्ट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार एक परिचय। यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी और बिहार के कोई भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार एक। पहले तो यहाँ थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ले लेते हैं, बाद में ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही कराया जाएगा। ठीक है, जो बिहार के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज बात करते हैं बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ये आपको पता है। ठीक है, यह प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र भी है जिसमें नंद वंश, मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्णभूमि भी रही है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, बात करते हैं नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे जो विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ शिक्षा का वैश्विक केंद्र भी बना रहा। ठीक है, जहाँ विश्व के अनेक देशों से छात्र विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आया करते थे। ठीक है, बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, आर्यभट्ट, यहाँ ये लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे दे दिया है कि आदि महान विभूतियों की ये इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुद्ध का जन्म स्थल जो है आपको पता होगा कि लुम्बिनी नमक कहाँ नेपाल में हुआ था, और महावीर, कौटिल्य और आर्यभट्ट यहाँ से जुड़े हुए हैं बिहार से ही। लेकिन बुद्ध की जो बेसिकली क्या है, बुद्ध धर्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बिहार में ही हुई है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में विहार शब्द का अपभ्रंश जो है इसका अर्थ है निवास। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल है तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थल भी है। जैसा कि अभी हमने बताया हमने आपको जैसा बताया, बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहार का निर्माण हुआ जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इस कारण इस क्षेत्र को बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपको जब मैं डबल
आपको स्टार लगा दो, इसका मतलब वो बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे अपने बुक में या अपने कॉपी में, जहाँ पे भी आप नोट बनाते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये बुक है आपके पास तो यहाँ पे इसके लिए 4 मार्क लगा लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बीपीएससी में, चाहे अन्य किसी भी बिहार के एग्जामिनेशन में। क्यों इसको बिहार के नाम से जाना जाता है? क्योंकि बौद्ध विहार के निर्माण वहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पे हुआ, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार करना था। तो बौद्ध भिक्षु वगैरह विहार में रहते थे, तो ये धीरे धीरे जो विहार है ना बहुत ज़्यादा तौर पे खुलने लगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रचार प्रसार होने लगा। तो जो विहार के नाम से ही है, पूरे रीजन को ही हम बिहार रीजन के नाम से जाने लगे। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले जो है पश्चिम बंगाल और उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप देखेंगे, ये मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इधर आपको यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर में आपका नेपाल है, नीचे में बिहार के कौन सा हो जाता है, वो झारखंड हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस पर थोड़े अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैप से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति इसको इस राज्य के जलवायु, अर्थव्यवस्था, संस्कृति में संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है, ठीक है। बिहार उत्तर में कौन? नेपाल, जैसा कि अभी हम लोग देखें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल, ठीक है। और नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे झारखंड है दक्षिण में। तो उत्तर में आपको नेपाल हो गया, यहाँ नेपाल हो गया। पश्चिम में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में बात करते हैं तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और नीचे है साउथ, जिसको दक्षिण बोलेंगे, तो दक्षिण में कौन हो गया? झारखंड। तो यहाँ पूछता है कि नेपाल से सटे कौन कौन से ज़िले हैं बिहार के, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप मैप में इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा क्लियर कर लेंगे कि क्या कौन कौन सा ज़िला आपके जुड़ते हैं, उसको अच्छे से सेट करके याद कर लेंगे जो भी है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि इधर जो है वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा ज़िला जुड़ा हुआ है, नीचे देखते हैं तो झारखंड से कौन कौन सा और उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा। अभी हम उसकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। चलिए, राज्य से प्रवाहित होने वाली जो वहाँ से बहती है तो गंगा है ना, जो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि बिहार का जो मानचित्र है, एक ना रफ मैप जो है ना आप लोग बना के प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो चीज़ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ऐसा ले रहे हैं, ऐसा ये हल्का सा ऐसा करके कर लिया, तो ये जो बीच वाला से है ना, ये गंगा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसा देखने पे तो दिख ही रहा है आपको कि 2 इक्वल भाग में बांट रही है, बीचों बीच है ना। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन भी इससे भी बनता है कि गंगा का प्रवाह से, तो ये हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि गंगा किस किस जिलों से बहती है, ठीक है। तो बात करते हैं इसको पहले। राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली जो गंगा नदी है, 2 असमान मैदानी भागों को विभाजित करता है, ठीक है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है, ठीक है। आबद्ध राज्य मतलब लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है। आपने देखा जैसे कि ऊपर से नेपाल से घिरा हुआ है, साइड में अगर आप बात करते हैं तो इधर आपका वेस्ट साइड में बात करते हैं तो इधर हो गया यूपी है, ईस्ट साइड में हो गया वेस्ट बंगाल, और नीचे आपके साउथ में हो जाता है झारखंड, ठीक है। तो ये चारों ओर से घिरा हुआ है स्थल से, तो लैंड लॉक स्टेट है। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक का रास्ता यहाँ पे नज़दीक है। अगर बात करते हैं, अगर यहाँ भारत के मानचित्र में देखते हैं तो बिहार बंगाल से नज़दीक में पड़ता है। इधर अगर बात करते हैं तो इधर जो समुद्री इसका जो क्षेत्र है, अगर इसको नज़दीक किसके सबसे नज़दीक कौन है, समुद्री इलाका जो है इधर से बंगाल के पास नज़दीक पड़ता है। तो बिहार को अगर बात करते हैं कि सबसे नज़दीकी समुद्री इलाका जो पड़ता है वो है बंगाल में, कौन सा? कोलकाता जो है पोर्ट वाला, ठीक है। ये चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाले में। तो ये आ जाता है आपको बिहार का गठन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, चाहे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि डबल स्टार से हम बताएंगे कि ये आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल भी देते हैं। तो वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुई थी शाही दरबार, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कब घोषणा की गई थी, तो 12 दिसंबर, आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है डेट के साथ कभी कभी, ठीक है। तो 12 दिसंबर
11 को इसकी क्या क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, ठीक है। और 1 अप्रैल 1912 को इसका स्थापना हो चुका, ठीक है, 12 में। तो ये एग्ज़ाम इस बार भी आया हुआ था कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1912, वहाँ सिर्फ ये दिया हुआ था, ईयर दिया हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चारों चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़, ठीक है। तो कब घोषणा हुई, 12 दिसंबर 1911 में। कब वो बन गया, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन इससे पहले जो अधिसूचना जारी हो गई थी, मतलब वहाँ पे लिखित तौर पे कह दिया गया कि हाँ अब बिहार राज्य बनने को तैयार है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे लोग के साइन वगैरह हो गया, तो वहाँ से जब क्लियरेंस मिल गई तो वहाँ से अधिसूचना जारी हुई। तो ये हुई थी 22 मार्च को। इसलिए हम लोग 22 मार्च से ही क्लियर हो गया कि बिहार एक अलग राज्य बन चुका है। इसलिए हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं उस दिन, क्योंकि अधिसूचना उस दिन जारी हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हुई थी और कब हुई थी। तो 22 मार्च, और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिसूचना है ना, वहाँ पे जारी हो गई, सबका साइन मिल गया। जब मतलब ऑथेंटिक तौर पे, मतलब तौर पे सबको साइन वगैरह अगर हो गया है, तो हमारा तो ये स्थापना तो उसी दिन हम मान लेते हैं। लेकिन 1 तारीख से ये फोर्स में आया, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन अलग अलग है, ये आपको समझने के ऊपर है। तो 22 मार्च को क्यों बोलते हैं, अधिसूचना जारी हुई थी इसलिए, ठीक है। उस दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि उस समय जब 12 में था तो बिहार और उड़ीसा साथ में था 1912 में, ठीक है। वो बंगाल से अलग हुआ था, ये बिहार है, ये बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, है ना। लेकिन उड़ीसा तो साथ में था ही। तो ये 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। तो भारत अधिनियम कौन सा, 1935 के एक्ट के जो अधिनियम आया था, वहाँ से इसके इसके तहत में ही 1936 को ये हटाया गया, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद ना वो आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो वो भी हम कराएंगे। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितना जाना, कितना आपको याद रह रहा है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर देखिए, आप और क्या चाहिए आपको वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डिमांड के तौर पर ज़रूर से बताएंगे कि और क्या सुधार करना चाहिए, बताइएगा। चलिए बात करते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 अगर पूछे कि बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो ये डेट भी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार का दक्षिणी भाग, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि नीचे वाला जो पार्ट में है, यहाँ झारखंड है ना। ये झारखंड बना कब, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड का निर्माण हुआ। कितना प्रतिशत बिहार का, ये पूरा तो बिहार था उस समय भी, तो बिहार झारखंड एक ही थे, 2000 में जाके ये अलग हुआ। तो बिहार का कितना प्रतिशत भाग, जब वो जो था यूनाइटेड बिहार, तो उसका 46% भाग बिहार का, वो ये मिलाकर, मतलब ये 46% ऑफ बिहार जो था, इसको हम कहें झारखंड। ये नीचे वाला पार्ट 46% बिहार का टोटल भाग जो था, उसका 46% भाग झारखंड को बनाने के लिए दिया गया था। तो टोटल में से कितना बचा, तो 54% बचा, वो नया बिहार बना फिर से। तो नया बिहार तो वही रह गया, जो बिहार जितना बचा उसमें तो वही बिहार रहा। तो 54% बिहार का पार्ट बचा, और 46% जो नया है वो झारखंड बना। वो कब हुआ, तो 15 नवंबर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति। अब इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, तो ये आपको सिर्फ एक हल्का तौर पे आपको याद रखना है कि 24 और 27 थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 और 27, ये आप देख सकते हैं 83 और 88, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। आपको पता होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करने की बात अब करते हैं, तो इसमें से कौन सा आपको ये है, ऊपर वाला नीचे वाला कौन है। तो आपको पता है ना, इसको देशांतर जो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड इस तरह वाला लाइन है ना, और लैटिट्यूड ये वाला हम लोग देखते हैं, है ना। ये यहाँ से यहाँ वाला कितना हो गया, तो लॉन्गिट्यूड ये वाला जो हो ये है, ये आप देख सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड। ये सेकंड अगर डबल टिक है तो सेकंड में हो जाता है, अगर एक टिक है ऊपर तो वो मिनट होता है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कितना है भौगोलिक स्थिति। ये 24 डिग्री 27 डिग्री, यहाँ पे है 88 डिग्री 19 88 83 यहाँ पे है ये, और 88 है, देख सकते हैं। एक बार थोड़ा क्लियर कर लें, ये 83 है। चलिए अब ये चीज़ क्लियर कैसे करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो किससे डिसाइड होता है, 82 डिग्री ईस्ट। ये कहाँ पर है, ये नैनी में है। नैनी कहाँ है, इलाहाबाद यूपी में है। अभी हम लोगों ने जो मैप देखा, वहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं।
जो हम लोगों ने मैप देखा, सॉरी ये देखिए थोड़ा सा, तो आपको जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश इस साइड में है ना, तो अगर यहाँ पे ऊपर वाला जो लाइन ऊपर से नीचे आता है तो यहीं पे 12.82 डिग्री ईस्ट होता है ना। तो अगर हम इधर बढ़ रहे हैं ऐसा वाला लाइन के तो इसका मतलब ये जब बिहार में आया है तो यहाँ हो गया 83 डिग्री, यहीं पे इलाहाबाद है, नैनी है, ठीक है, तो यहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो जब यहाँ पे आए हैं तो 83 डिग्री और यहाँ पे पहुँचता है तो 88 डिग्री, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गया है ना, लॉन्गिट्यूडनल लंबी वाली रेखा, लैटिट्यूड लेटी वाली रेखा, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक वाले। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये देखना है, और ऊपर से और ये वाला कितना होता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 24 डिग्री और यहाँ पे 27 डिग्री के अराउंड में है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 24 है 27, तो आपको बस यही याद रखना है। देखिए पूर्वी देशांतर किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को। अगर इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो उनके लिए ये लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे देख सकते हैं तो उत्तरी मतलब नॉर्थ वाला ऊपर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो नॉर्थ वाला होता है ये, तो ये होता है लैटिट्यूड। तो ये आपको 24 याद रखना है और 27 याद रखना है, बेसिक इतना आपको ध्यान रहेगा तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि ये भी याद हो जाए, ठीक है, अगर हो जाता है तो देख लीजिए एक बार ढंग से, ठीक है। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। इंग्लिश में अगर ध्यान रखना है तो जैसा हमने आपको बताया कि 82.5 डिग्री से आपको याद आ जाएगा कि हाँ बगल में अब बिहार है तो 83 डिग्री। अब इधर हम लोग ये ईस्ट होता है ना, तो ये भी ईस्ट ही है, ये इधर भी ईस्ट ही होगा, तो 83 डिग्री ईस्ट और इधर हो गया 88 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 83 19 याद रख सकते हैं आप, 83 डिग्री और 19 मिनट, और यहाँ 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। और ऊपर से बात करते हैं ऐसे ऐसे वाला लाइन, ये होता है लैटिट्यूड, इसमें क्या है अक्षांश, ये होता है 24 डिग्री और 20 मिनट, और ये याद रखेंगे आप 27 डिग्री 31 मिनट याद रखेंगे। चलिए बिहार के राजकीय जो प्रतीक हैं उसमें आपको क्या है, जो बिहार का राजकीय चिन्ह है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, ये आ ही जाता है लगभग, कभी राजकीय पशु, कभी राजकीय पशु पक्षी ऐसे करके, ठीक है। बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है हमारा, वो है बैल, याद रखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं राजकीय पक्षी क्या है, तो वो हमारा है नेशनल बर्ड है स्पैरो, गौरैया है, ठीक है। राजकीय मछली क्या है, देसी मांगुर। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है, गेंदा का फूल, ठीक। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल का। तो ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बिहार के एग्जाम में या बीपीएससी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एक बार आप झलक देख सकते हैं, ये याद कर लेंगे आप, ठीक है। अब ये बात करते हैं बिहार एक दृष्टि में। अब इसमें ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1912। अगर बिहार की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1912, ठीक है। ज्यामितीय आकृति क्या है इसकी, ज्योमेट्रिकल शेप जो इसकी क्या होती है, आयताकार में, रेक्टेंगुलर शेप है ना। अगर हम बात करते हैं ऐसे है, इस तरह है, अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप ही तो दिख रहा है ना, तो आयताकार है। क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 ये याद रखेंगे आप, इसको क्षेत्रफल है, एरिया है यहाँ का बिहार का, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है, भारत अगर पूरे देश में है, बात करते हैं ऐसे, तो पूरा जो देश है, सॉरी ये थोड़ा मानचित्र मैंने थोड़ा उट पटांग सा बना दिया है, तो यहाँ पर जो बिहार का हिस्सा है वो कितना है, अराउंड 2.86 है। चलिए इसको प्रैक्टिस आप अच्छा से करेंगे, यहाँ पे अच्छे से इसमें नहीं बन पा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 12वां स्थान, ठीक। उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो हुआ है वो कितना है, अभी हम लोगों ने बात की थी। उत्तर से ऊपर मतलब ऊपर ये वाला, तो क्योंकि ऊपर से नीचे वाला छोटा पार्ट है ना, इधर से ये लंबा जा रहा है क्योंकि ये ब्रेथ है यहाँ का, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है। तो यहाँ पे 345 किलोमीटर है और ये है 483 किलोमीटर, ठीक है। 345 ऊपर वाला और यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 483 किलोमीटर। औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये है एवरेज रेनफॉल जो होता है होती है यहाँ पर, वो है 125 सेंटीमीटर, ठीक है। 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मिलीमीटर में बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, वो चीज़ की हम लोग बाद में करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये देख सकते हैं 173 फीट और 53 मीटर, ये दोनों आप याद रखेंगे। देख सकते हैं लास्ट में जो यूनिट डिजिट है उसमें 3 है और यहाँ पर है कितना, एक साथ मतलब 17 है, और यहाँ पे 5 है, मतलब 17
3, मतलब सीधा सीधी याद रखेंगे, अगर अभी इतना घोल मोल नहीं करना है। यहाँ पर क्या है 173 और 53 आपको याद रखना है। 173 फीट में है और 53 मीटर में है। ये समुद्र तल से ऊंचाई है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े में ये 2011 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कितना है 10,40,99,452। आप कम से कम याद रख लें 10,41 के अराउंड में आ जाएगा। ठीक है, 10,41,00,000 ऐसा करके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या का प्रतिशत है भारत में तीसरा स्थान में है 8.60। टोटल जो भारत का जनसंख्या है उसमें 8.60 वो 8.60% भारत का इस यही प्रतिशत है पूरा 100% में से। तीसरा स्थान हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है तो आपको ये फिगर याद रखना चाहिए 52.14%। ठीक है, और यहाँ पे महिला का बात करते हैं तो 47.86% महिला कुल महिलाएं हैं। कुल शिशु हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक, तो कितना है 17.5 मतलब मान के चल सकते हैं 17.6%। ठीक है, बात करते हैं कुल शिशु जो पुरुष में है, बच्चे में जो है वो कितना हो जा रहा है तो इसका परसेंटेज से निकाल सकते हैं आप। ये देख सकते हैं लगभग 50% के अराउंड में है ना। तो इस महिला में थोड़ा कम है, जिस तरह का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही रेशियो लगभग के अराउंड में यहाँ पे भी है, ये भी देख सकते हैं ना। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ हम बता देते हैं कि आपको डबल स्टार आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप देख सकते हैं इसमें कौन, ये मतलब ये तो आपको लगभग याद रहना चाहिए, ये पेज आपको ढंग से याद रहना चाहिए। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और ये आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। छठा स्थान था 2001 और 11 में, तो अभी चेंज होने वाला होगा 2021 में, जो कि इस बार नहीं होने का चांसेस है क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया, तो शायद इसको 2022 में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो अभी वाला जो होने वाला है 2022 में शायद हो जाएगा, देखिए अभी क्या होता है। तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1% हुई थी। ठीक है, जो 10 की वृद्धि दर है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि जो हुई है 2.54% 2001 से लेकर 2011 तक में चेंजेस जो देखने को मिली है जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि। कुल जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 2,11,03,343 लोग यहाँ पे बढ़े हैं, कुल जनसंख्या वृद्धि हुई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? बिहार में बात करते हैं तो मधेपुरा है 31.1%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है तो वो हो गया गोपालगंज, 19% बढ़ा है बिहार में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बोल सकते हैं तो यहाँ पे है से शेखपुरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ये आप अगर मैप देखेंगे उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि पश्चिम चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला हो जाता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो जैसा अगर मानचित्र में वगैरह में आपने देखा होगा तो छोटे में ऊपर में बना हुआ है तो वो है नया बना हुआ है शिवहर। ठीक है, 443 वर्ग किलोमीटर। ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए क्योंकि जो एकदम यूनिक टाइप का है वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है तो ये भारत भर में सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान कितना है तो प्रथम है, अभी हम लोगों ने बात की। कुल ग्रामीण जनसंख्या, ये हमें जब ये आंसर राइटिंग में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाँ कुल जो रूरल पॉपुलेशन है, कुल ग्रामीण जनसंख्या है 88.7% है। ठीक है, कुल पुरुष जनसंख्या है, जब इसमें से जितना बचा वो आप लिख देंगे। ठीक है, उतना तो आप जानते ही हैं। और महिला जनसंख्या कितनी है वो देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, सॉरी ये ग्रामीण जनसंख्या है, और ग्रामीण के बाद अगर अर्बन जनसंख्या आपसे पूछती है तो वो उसके हिसाब से आप बता देंगे। ठीक है, यहाँ कुल पुरुष जनसंख्या ग्रामीण में कितनी है तो ये है 4,80,000 के 4,80,00,000 के अराउंड में। ठीक है, यहाँ पे है 4,42,00,000 के अराउंड में। ठीक है, शहरी जनसंख्या 11.3, जैसा कि हमने बताया कि कितना बच रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं, तो उससे परसेंटेज याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पे आपको ये याद रखना है, शहरी जनसंख्या याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या दर कितनी है, जन्म दर कितनी है तो 30.9 प्रति हज़ार।
मृत्यु दर कितनी है 7.9 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर कितनी है 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 1 लाख जीवित जन्म दर पे कितना है 331 बिहार में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें शिशु मृत्यु दर इम्पोर्टेंट है, मातृत्व मृत्यु दर भी इम्पोर्टेंट है। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला और प्रतिशत कितनी है उसकी बताइए। तो ये है गया में, ठीक है, गया में है। कितनी है 30.4% अनुसूचित जाति वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर, इसमें न्यूनतम अनुसूचित जाति चाहे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति उसमें भी शिवहर ही है, क्योंकि यहाँ तो होगा ही उस तरह का ना। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है। तो न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे है, तो किशनगंज में 6.7% है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी, इसको थोड़ा अच्छा से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो ये है 15.72% है बिहार में। टोटल जितना पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जाति कितनी है 15.72। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति, क्योंकि वो रीजन जो है ऊपर आपको इस साइड से ये जनजाति वाला रीजन ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, नेपाल वगैरह से ये सटा हुआ है पश्चिमी चंपारण। तो 6.4% है बिहार में जनजाति। बिहार में जनजाति संख्या बहुत कम है वैसे, ठीक है, लेकिन अधिकतम कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, जैसे हमने आपको बताया कि शिवहर में दोनों चीज़, सबसे कम आपके अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति, दोनों शिवहर में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी है। देखिए जैसे हमने बताया था कि जनजाति लगभग बिहार में बहुत कम है, तो 1.3% ही है बिहार में अनुसूचित जनजाति, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है 6 के अराउंड में है, 6% के अराउंड में है, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। राज्य में लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो आपको पता है लिंगानुपात कितना पे 1000 पे निकलता है अगर भारत की बात करते हैं तो कितनी महिलाएं कितने पुरुष पर, है ना, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, तो 918 महिलाएं हैं। ये हो गया आपका बिहार की बात है ना, 918। शिशु लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। तो ये सब जितनी टॉपिक अगर हम कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भले ही वन लाइनर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्लाइड वगैरह है ये आपको एकदम याद रखना चाहिए, जितना ये पेज में जितने भी लिखे हुए हैं आपको याद रहने चाहिए। शिशु लिंगानुपात है 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम कितना है, 24वां स्थान, ठीक है, इसके डेटा के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो है गोपालगंज। मतलब अगर बात करते हैं कितनी महिलाएं, तो 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, ठीक है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो गया तो मुंगेर हो गया, 876 है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, देखने को आपको मिलेंगे, और अदर कोई भी एग्जामिनेशन बिहार के वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो समस्तीपुर है। ये देखेंगे तो अगर ये न्यूनतम है तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर, ये नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। तो रूरल पॉपुलेशन सबसे अगर पूछ देगा उल्टा में तो क्या है, तो वह है समस्तीपुर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राज्य में कुल साक्षरता दिवस कितनी है, लिटरेसी रेट जो है तो है 61.8%, ठीक है। बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर, तो वो कितनी है 71.2%, और महिला साक्षरता दर तो वो कितनी है 51.5%, ठीक है, याद रखेंगे ऐसा। फिर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो ज़िला है वो पूर्णिया है, 51.1% है ही वहाँ पे लोग साक्षर हैं। साक्षरता की दृष्टि में देश में क्रम कितना है, तो हम लोग सबसे पीछे थे 2000 उसके अनुसार, ठीक है। अभी हम लोग पीछे से नीचे से हम लोग थर्ड पे आते हैं, ठीक है। किसके बाद, तो राजस्थान सबसे नीचे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब हम लोग का बिहार हो गया 2019 के डेटा के अनुसार जो हुई थी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी और क्रिस्टल क्लियर होगी, वो कब होगी, जो अभी जो हम लोग का सेंसस होने वाला है 2021 में, वहाँ पे और इसको
क्लिफाई व्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं तो सबसे नीचे 35वां स्थान। सर्वाधिक साक्षरता दर जो पुरुषों में है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रोहतास में है, रोहतास में। और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष में कहाँ है, तो पूर्णिया में ही है। साक्षरता जो है दर महिलाओं में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रोहतास में। तो देख सकते हैं दो से ये कंक्लूज़न निकला कि ये चीज़ देख लीजिए पहले, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुषों में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रोहतास में। सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाओं में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो भी है रोहतास में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है महिला का, तो वह है सहरसा में। और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष के लिए तो पूर्णिया में। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू को चुना गया है, ठीक है। तो दो भाषाएं हैं राजकीय भाषा, ये याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में दिखेगा दो ऑप्शन में हिंदी और उर्दू दोनों आपको मारना होगा, ठीक है। बिहार दिवस हम लोग बोलते हैं कि 22 मार्च 1912 को हुआ था, है ना। अधिसूचना इसकी जारी हो गई थी, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। राजकीय मेधा दिवस, ये है मेधा दिवस 3 दिसंबर को, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म जो जिस दिन जन्म हुआ था उनका 3 दिसंबर को, उस दिन के लिए डिसाइड किया गया है कि मेधा दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे उनके जन्म दिवस को, ठीक है। तो 3 दिसंबर को हम लोग मेधा दिवस मनाते हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म तिथि है, ठीक है, जन्म दिवस है। डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं, तो डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 अक्टूबर को, ठीक है। राज्य प्रार्थना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में नहीं पूछा, देखने को नहीं मिलता है। तो राज्य प्रार्थना आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये है राज्य का प्रार्थना, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका गीत जो होगा वो भी होगा। राज्य का जो गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार, ठीक है। ये हो गया गीत, तो याद रखेंगे आप, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, इस सब के आने चांसेस हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो पहले तो पटना हो जाएगा क्योंकि पटना तो शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो पटना सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग आके बसेंगे ना। तो यहाँ से भी देख सकते हैं पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, ठीक है। जनसंख्या के न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में, फिर शिवहर में, फिर अरवल में, फिर लखीसराय में। आपको कम से कम दो दो कम से कम याद रखने चाहिए हर चीज़ के, कम से कम 2, ठीक है। 3 भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो जरूर कर लेंगे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिला जो हैं शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली, ठीक है, ये याद रखेंगे। न्यूनतम जन घनत्व वाले यहाँ पे जनसंख्या वाले 4 जिले तो हम लोग बता दिए, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हो गए, शिवहर सबसे ज़्यादा जन घनत्व जिसका है, ठीक है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिर उसके बाद आता है शिवहर, क्योंकि छोटा है और लोग भी ज़्यादा हैं वहाँ, इसलिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है, शिवहर में। और उसके बाद तब पटना का स्थान आता है। फिर न्यूनतम जन घनत्व जो वाला जो है वो 4 जो जिला है कौन है सबसे न्यूनतम जन घनत्व, तो कैमूर। तो पहाड़ी इलाका, बहुत सारा पहाड़ी इलाका है कैमूर वाला में क्षेत्र में, ठीक है। उसका जमुई वाला, तो ये कैमूर वाले क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका है तो बहुत कम लोग एक एरिया के अराउंड में रहेंगे ना, तो ये कैमूर वाला हो गया, ठीक है। तो पहला 4 जिला आप देख सकते हैं यहाँ से। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हो गए, तो पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास, ये चीज़ हो गया, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन हो गए, जैसे कि हमने बताया कि शिवहर हो गया, अरवल हो गया, शेखपुरा हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। रिसेंट में बना हुआ जो आपका ज़िला कौन सा है, तो अरवल है ना। फिर बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, उसके बाद सेकंड नंबर सिवान का है, फिर सारण का है। तो कम से कम 2 तक तो ज़रूर, हम जैसे आपको बताया है कि 2 कम से कम याद रहने चाहिए कि पहला स्थान और दूसरा स्थान कम से कम। साक्षरता दर जो सबसे ज़्यादा है जिसके किस ज़िले की है, तो जो रोहतास है, उसके बाद पटना आता है, ठीक है। फिर भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दिवस तो पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार का नाम आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दिवस दर जो है, दिवस बोल रहे हैं सॉरी, तो उसमें कौन कौन सा आता है, तो पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा हो जाता है रोहतास का, रोहतास हो गया, फिर भोजपुर हो गया, सॉरी भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, सिवान हो गया, ठीक है। निम्न
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो ज़िले हैं वो हो जाते हैं पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर। फिर है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। महिला जो है सर्वाधिक महिला जो है रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। और न्यूनतम साक्षरता किसकी है महिला में? सहरसा, फिर मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। फिर बात करते हैं राज्य से लोकसभा कितने हैं, राज्य में लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 40 सीटें हैं। जो हम वहाँ पर चुनाव आपने देखा होगा कि लोकसभा में 40 सीट के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? 40 में कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो 6 सीटें आरक्षित हैं, वो रीजन आपको याद रहना चाहिए कम से कम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको करके दे सकता है कि कौन सा जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के में कौन जगह में आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, अब आपने एक, दो या तीन कोई ऑप्शन दिया हो या कोई एक ही ऑप्शन हो, तो ये आपको 6 याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ है 16 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में 16 सीटें। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 है, ये याद रखेंगे। ये फिर से ये याद रखने के लिए होगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2, कटोरिया और मनिहारी। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। फिर से ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये वाला आपको याद रखना चाहिए। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो परिषद से 75 तो परिषद कितनी होगी? 75 सीटें हैं बिहार में। ठीक है, राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। आपको पता है कि बाइकैमरल होता है बिहार, है ना। परिषद और ये आपके दोनों विधानसभा दोनों है यहाँ पे, है ना। फिर है बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि पटना हो गया, सारण हो गया, मगध हो गया, दरभंगा। इससे हट के कोई ऑप्शन में रहेगा तो आपको हटा देना है। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर, ये हैं 9 प्रमंडल बिहार के। ठीक है, तो ये आपको याद रहने चाहिए कम से कम। ठीक है, बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो 38वां जिला अभी हम लोगों ने बात की थी, अरवल है न्यूनतम जिला जो अभी बना है फिलहाल में। ठीक है, बिहार में कुल अनुमंडल तहसील कितनी है? लगभग 101 है। लगभग क्या, सही में एग्जैक्ट 101 है। ठीक है, उच्च न्यायालय कब है, कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय पार्क एक ही है बिहार में है, वो है वाल्मीकि नगर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजकीय पार्क कितना है? राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नगर, और ये है पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया, और ठंडा भी है गया है। तो ठीक है, दोनों समय मतलब दोनों चीज़ झेलता है, गर्मी भी झेलता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यही हो जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, तो सुखाड़ ज़्यादा होता है औरंगाबाद क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम लोग मानचित्र में देखते हैं बिहार के, तो ये इस वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि सिलीगुड़ी वाला इधर जो है, तो ये बारिश इधर बहुत ज़्यादा होती है, तो किशनगंज यहीं पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चाय वगैरह की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन किशनगंज में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। वर्तमान मूल्य पर 2019-20 का, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अभी के डेटा के अनुसार आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आप छोड़ सकते हैं, ये नई डेटा आएगी उसके अनुसार आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी? ये 30,000। ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 30,000 रुपये है। ये भी देख सकते हैं 43,000 रुपये। अभी आपको याद रखनी चाहिए, बाद में अभी देखते हैं उसके हिसाब से। मुख्यमंत्री अभी कौन है? अभी भी चेंज होने के बाद भी नीतीश कुमार जी अभी बने हुए हैं। ठीक है, अभी जो इलेक्शन हुआ था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी लाई थी वो आपको एक करके दे देंगे कि हाँ जेडीयू ने इतनी लाई, ये भाजपा ने कितनी लाई, ऐसे ऐसे करके आपको ये तीनों सीट याद रहनी चाहिए कम से कम। ठीक है, राज्यपाल फागू चौहान। विधानसभा परिषद अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। ये चीज़ हमें देखना होगा कि चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा देख लेना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या क्या है। न्यायाधीश संजय करोल जी हैं। ठीक है, तो ये भी सही है।
हाँ लेकिन ये सही है, विजय कुमार चौधरी, ये सही है, सही है। एक बार चेक करके आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, बिहार से रिलेटेड अब बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से होगा? ये देख सकते हैं, चिरांद, मुंगेर, चेचर जो चेचर वैशाली में है, फिर सोनपुर, मनेर पटना में जो, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, बराबर पहाड़ी जो गया के समीप में है, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल में क्या हो गया? प्राचीन पाषाण कालीन जो हो गया, मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी जो हो गई, फिर हो गए मध्य पाषाण में मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं नव पाषाण कालीन में हो गया चिरान, श्वेतपुर, वैशाली, सिनुआर, रोहतास में है, मनेर पटना में है, ये ऐतिहासिक स्थल। तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको चिरांद वाला याद रखना चाहिए कम से कम, फिर चेचर वाला याद रखना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ, तो ये क्या, चिरांद, चेचर, और ये पाटलिपुत्रा, नालंदा है, नालंदा वाला हो गया, बराबर पहाड़ी हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से युग में कौन सा स्थल इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लें, बताएं आप अपने हिसाब से, एक बार देख लें। और क्वेश्चन को लगाएं, आपसे बनता है तो सही है, यहाँ थोड़ा आंसर है, लेकिन पहले क्वेश्चन अपने से बनाएं। और हाँ, इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग जो है हल प्रश्न पत्र जो है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है याद करने में तो भी बताएं हमें, कि उसके लिए भी कोई उपाय सोचा जाए कि आपको कैसे भी करके ये ट्रिक वगैरह करके भी आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल आपके लिए जो है वहाँ पर ग्रुप तैयार कर दिया जाएगा, वहाँ पर नया चैनल, नया जो ग्रुप होगा उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे चैनल के साथ, थैंक यू।